कहते हैं हर झगड़े की जड़ सिर्फ 3 चीजें होती हैं, जर, जन, जमीन, यानी धन, स्त्री और भूमि। महाभारत भी तो भूमि के सवाल पर ही हुई थी। फिर कैसे हमारे देश के बड़े जमींदार और राजे रजवाड़े अपनी जमीनों को नए देश और संविधान के चलते इतनी आसानी से हाथ से चले जाने देते? संविधान सभा में मौजूद जमींदारों और रजवाड़ों और उनके नुमाइंदों ने हर कोशिश कर ली कि किसी तरह फंडामेंटल राइट्स के नाम पर उनकी ज़मीनें उनके हाथ से न निकलने पाएं, क्योंकि उस वक्त ज़मीनों मकान की मिल्कियत को एक बुनियादी हक माना जा रहा था। सर, I beg to move clause 19, which runs thus: No property, movable or immovable, of any person or corporation, including any interest in any commercial or industrial undertaking, shall be taken or acquired for public use unless the law provides for the payment of compensation for the property taken or acquired and specifies the principles on which and the manner in which the compensation is to be determined. तुरंत अवध के इलाके से आए एक राजा साहब खड़े हो गए। नाम था राजा जगन्नाथ बख्श सिंह। सभापति महोदय, आपके आदेश से मैं एक संशोधन पेश करना चाहूंगा कि खंड 19 में मुआवजे से पहले शब्द उचित जोड़ लिया जाए। Mr. President, sir, when we are acquiring landed property from a zamindar, we need not pay as much as he wants. We need pay only what is reasonably required to enable him to maintain himself and his family for 1 or 2 generations. But if a poor man's property is acquired for a particular purpose, the government must pay him cost of the land and something more even. And once you acquire land, you must see that the tiller of the soil is made the owner of the land. Then alone will we be able to give encouragement to the toiling farmers and make them increase the produce and the national wealth. अध्यक्ष महोदय, यहाँ जमींदारी के उद्गम का प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे प्रदेश में कई जमींदारों को जमींदारी 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में देश से दगा करने और अंग्रेज़ों की मदद करने के इनाम में मिली थी। और फिर भी ये ज़मींदार लोग ये सोच के बैठे हैं कि मुआवजे का मतलब है इन लोगों को पूरा कंपनसेशन, यानी पूरी कीमत मिलेगी, पूरा बाजार भाव मिलेगा इनकी ज़मीन का। मगर महोदय, ऐसा करना तो किसी भी राज्य के लिए संभव ही नहीं हो सकता, और इस मौजूदा क्लॉज का प्रभाव तो उल्टा पड़ेगा हम पर। इससे तो इन मुट्ठी भर जमींदारों को फायदा होगा और देश के करोड़ों गरीबों और भूमिहीनों के सामाजिक न्याय का सपना टूट जाएगा। सभापति महोदय, मैं आपके सामने इस संशोधन का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। संशोधन में शब्द मुआवजे के साथ शब्द उचित जोड़ने की मांग की गई। अगर न्याय संगत तरीके से, जस्ट तरीके से किसी व्यक्ति के पास संपत्ति आई है तो उसे हमें मुआवजा कीमत के हिसाब से दे देना चाहिए। अगर न्याय संगत तरीके से उसके पास वो संपत्ति नहीं आई है या अगर उसने संपत्ति से काफ़ी लाभ उठा लिया है तो उसका पूरा मुआवजा देना, उसकी पूरी कीमत देना बिल्कुल गलत है। जो ज़मींदार के हक हैं, टाइटल हैं, उनकी भी परीक्षा की जानी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बहुत से लोगों ने अपने देशवासियों के साथ द्रोह किया, गद्दारी की और इस सिलसिले में बड़े बड़े इलाके पाए। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई हैं, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहते हैं। जस्ट कंपेंसेशन। जस्ट यानी न्यायोचित। इस शब्द को सबसे पहले सन 1935 के कानून में अंग्रेजों ने डाला था, पर नया संविधान बनाते वक्त कमेटी में इस पर जोरदार बहस हुई। No property, movable or immovable, of any person or corporation shall be taken or acquired for public use unless the law provides for the just compensation for the property thus taken or acquired. Does it mean that where property is to be acquired for public use,
compensation should be paid, or that property should not be acquired except for public use, and then compensation should be given? This has closely followed the Government of India Act of 1935. And if the government makes a tenancy law, is that public use or not? मान लीजिए सरकार कनॉट प्लेस के सारे मकानों का उनके मालिकों से अधिग्रहण कर लेती है और फिर इन्हें उन्हीं किराएदारों को दे देती है जो वहां बरसों से रहते आए हैं। तो पहला कदम हुआ अधिग्रहण और दूसरा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह का अधिग्रहण इस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा या नहीं? Most certainly. यदि ऐसा है तो मैं इसके खिलाफ हूं। मैं हर उस अधिग्रहण के पक्ष में हूं जहां पब्लिक यूज का मतलब हो सरकार के काम के लिए प्रॉपर्टी का एक्विजिशन। पर एक मालिक से लेकर दूसरे मालिक को दे देने के लिए किसी की प्रॉपर्टी या घर हथिया लेना, ये मैं इसके खिलाफ हूं। May I tell you, there is a slight change in the language here. The words just compensation have been used instead of the words compensation. The expression just has been borrowed from the Australian and American constitutions. By using the words just compensation, you have made it open to question in a court of law. In that case, we will drop the word just. It's just a matter of adjustment. Half a loaf is better than no loaf. अब बारी थी सदन में बहस की। जमींदारों ने ठान लिया था कि कबहू न छोड़ें खेत और बदलाववादी लगे हुए थे सैकड़ों सालों से जमी हुई इस व्यवस्था को तोड़ने में। Sir, I stand to support the clause. We are framing a constitution for a free India. We are asking the British to quit India, though they came here 200 years ago. And in response to our demand, they are quitting India. The British acquired empires, and the landlords acquired large fortunes, both by means of exploitation. I request only a nominal compensation may be payable for acquisition of any property. मगर जमींदार और राजे रजवाड़े इतनी आसानी से कैसे मान जाते? राय बहादुर श्याम नंदन सहाय ने एक और ही पैंतरा फेंका। Sir, this compensation clause does not cover जमींदारी alone. इसमें पूरे मुल्क में फैली हर तरह की चल और अचल संपत्ति की बात भी शामिल है और हो सकता है आगे चलकर देश के भले के लिए हमें छोटे किसानों की बटाई की काश्तकारी भी एक्वायर करनी पड़े। तो क्या आप उस दिन उन्हें जस्ट कंपनसेशन नहीं देंगे? The right to private property and the protection of that private property is the acceptance of the principle of right over might. आप चाहें तो इस उसूल को उठाकर फेंक दीजिए, पर इस तरह हम धीरे धीरे स्वराज से जंगल राज की तरफ चले जाएंगे और हमारे समाज का बना बनाया ताना बाना बिखर कर तार तार हो जाएगा। मेरे काबिल दोस्त जमींदारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, सिर्फ आधी अधूरी बातें जानते हैं। वो भूल रहे हैं कि मुल्क में कई जगहों पर कई लोगों ने जमींदारियां अपनी जिंदगी भर की कमाई से बड़ी कीमत देकर खरीद कर हासिल की हैं, किसी खैरात में नहीं पाई हैं। If the honorable mover of the clause 19 feels, as I do, that compensation means just and fair compensation, the mover of the amendment may withdraw his amendment. जनाब, दिक्कत सिर्फ जमींदारियों की नहीं है, बल्कि और बहुत बड़ी है। और ये दिक्कत है उद्योग की, इंडस्ट्री की। अभी कुछ 6-7 साल पहले दूसरी जंग अजीम में कई उद्योगपतियों ने अपनी लागत से कई 100 गुना मुनाफा कमाया है। कपड़ों के कारखाने को ले लीजिए, जहां 50 करोड़ लगाकर कईयों ने तो हजारों करोड़ का मुनाफा कमाया है। विश्व युद्ध में दुनिया में किसी ने भी इतना पैसा नहीं कमाया जितना कि हमारे देश के उद्योगपतियों ने कमाया है। इसलिए मेरा कहना है
कि अगर हमने इस क्लॉज को जैसे का तैसा पास कर दिया तो आने वाले वक्त में भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म के काम में एक बहुत बड़ी अड़चन पैदा कर जाएंगे। अंत में वोट से पहले सरदार पटेल सारे प्रश्नों का जवाब देने खड़े हुए। The discussion on this question has gone on the wrong track. Those who took part in the debate assumed that this clause was intended for the purpose of acquiring zamindaris. Land will be required for many public purposes. Not only land, but so many other things may have to be acquired. And the state will acquire them after paying compensation and not expropriate them. That is the real meaning of this clause. But the zamindars or some of their representatives thought that their interests must be safeguarded by moving an amendment or by making a speech here. They must recognize the times and move with the times. It is wrong to think that this clause was intended really for them. It is not so. The process of land acquisition is already there, and the legislatures are already taking steps to liquidate the zamindaris. Therefore, we must not or need not go into the question whether zamindars have in the past been patriotic or a nuisance or anything of that kind. It is all irrelevant. And I move this clause as moved by me to be passed. Those in favor of the motion say aye. सरदार वल्लभ भाई पटेल का भूमि अधिग्रहण के सवाल पर प्रस्ताव पास हो गया, पर जमींदारी खत्म करने का मसला इतनी आसानी से हल होने वाला कहां था। 10 सितंबर 1949 को जमींदारों की जमीन देश के लिए लेने के बारे में एक संशोधन प्रस्ताव संविधान सभा के पटल पर रखा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। जनाब सदर साहब, इन सवालों के जवाब के दो पहलू हैं। एक, द इंडिविजुअल्स राइट टू प्रॉपर्टी, और दूसरा, द कम्युनिटीज इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी। यानी मिल्कियत में एक तरफ फर्द का और दूसरी तरफ पूरे समाज का हक। इस अमेंडमेंट में हमने इन दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखने की पूरी कोशिश की है। कांग्रेस ने कई साल पहले यह फैसला किया था कि हिंदुस्तान से जमींदारी का रोग पूरी तरह खत्म कर देंगे, और जाहिर है हम इस वायदे को 100% निभा कर ही रहेंगे, और कोई भी कानूनी दाव पेंच या नुक्ता हमारे इस इरादे के सामने रुकावट नहीं बन पाएगा, क्योंकि संसद को ही देश और समाज की नुमाइंदगी का पूरा हक है। कई गांधीवादी कांग्रेसी नेताओं ने पंडित नेहरू के अनुमोदनों का जोरदार समर्थन किया। जनाब सदर साहब, गोलमेज कॉन्फ्रेंस के वक्त महात्मा गांधी जी ने कहा था, मुझे डर है कि हमें बरसों लग जाएंगे ऐसे कानून बनाने में जिनके सहारे हम मुल्क के दीनहीन गरीबों को उस दलदल से निकाल सकें जिसमें उन्हें सरमाएदारों, जमींदारों, राजे रजवाड़ों और अमीरों ने धकेल दिया है, और फिर बाकायदा वैज्ञानिक रूप से अंग्रेजों ने भी उन पर मिट्टी डाल दी। अगर हमें इन सब दबे कुचले लोगों को ऊपर लाना है तो यह काम करने का राष्ट्र की सरकार को आहत उठाना होगा और कमर कस के यह काम करना होगा। और इस काम को करते वक्त अगर जरदारों, जमींदारों और सरमाएदारों को तकलीफ हुई तो मैं उनसे सहानुभूति भले रखूं, मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। लेकिन जिस मुद्दे पर बहस हो रही है
उसका इससे क्या लेना देना है? नहीं जनाब, मेरी बात की रेलिवेंसी इस बात में है कि अगर पंडित नेहरू का संशोधन पास हो गया तो यह काम करना असंभव हो जाएगा। इसलिए मैंने अपने संशोधन प्रस्ताव में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, पार्लियामेंट को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि कब कंपनसेशन देना है और कब नहीं देना है। Sir, Mahatma Gandhi preached and lived his doctrine of aparigraha, that property holders should be mere trustees of that property for the good of the community. If the great ideal of the Ishopanishad, renounce that you may enjoy by renouncing, had this been followed by property holders, then all these conflicts, all these disputes about property would not have arisen. But sir, that unfortunately has not been the lot of humanity. The history of humanity, as has been stated by a great historian, it's strewn with the crimes, follies, and stupidities of mankind. Let us not talk of the follies and stupidities of mankind. Let us confine ourselves to the article under consideration. कामत साहब तो चुप हो गए, पर सोशलिस्ट नेता प्रोफेसर के.टी. शाह को चुप कराना आसान नहीं था। सर, एक फ्रेंच फिलोसोफर से एक बार किसी ने पूछा कि व्हाट इज प्रॉपर्टी, ये जायदाद किस चीज का नाम है? तो उसने जवाब दिया, जायदाद यानी चोरी का माल। मुझे लगता है कि चोरी तो बड़ा भलमन साहब का शब्द है, क्योंकि अगर आप इसकी जड़ में जाएं तो देखेंगे कि ज्यादातर जायदादें सिर्फ चोरी से नहीं बल्कि जबर से, धोखे से और हिंसा से प्राप्त की गई है, और इन बातों को किसी भी व्यवस्था में सही नहीं ठहराया जा सकता है। अगर आप उन लोगों को मुआवजा देने की बात कर रहे हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी जायदादें बनाई हैं, फिर वो चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, तो याद रखिएगा कि इनके पीछे जबर, धोखे और हिंसा का ही हाथ है, और ऐसे लोगों को मुआवजा देना उन उसूलों के बिल्कुल ही खिलाफ होगा जिनको लेकर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठे हैं। इस डर से कि कहीं जमींदारों की जमीनें बिना पैसे के न ले ले सरकार, कुछ कांग्रेसियों ने कांग्रेस के ही इतिहास की दुहाई दी। Sir, in 1945-46, our leaders issued the Congress Election Manifesto to the nation, in which, referring to the reform of the land system and acquisition of property, they declared, and I quote, "The reform of the land system, which is urgently needed, involves the removal of intermediaries between the peasant and the state. The right of such intermediaries should therefore be acquired on payment of equitable compensation." Sir, are we to fall into the trap of the socialists and take shelter under the law and pay no compensation in the name of the law? Or are we to stand by the Congress Parliamentary Manifesto that equitable compensation should be paid? That is why I want the exact words of the manifesto to be introduced in the amendment of Pandit Jawaharlal Nehru. Sir, our honored Prime Minister has in effect said that property belongs to the public, to the people. He said that property belongs to the people, and the people want it, and therefore they must take it. Compensation or adequacy of compensation does not enter into the picture. Sir, I believe the communists, the socialists, and the supporters of this article would kill and eliminate the middle classes and the upper middle classes altogether. Whilst the communists would kill them by use of force and violence, the socialists would kill them, as apparently Professor K.T. Shah would do, by arguments, by speeches, and by theories. The sponsors of the present article would kill them by use of law. But I think you're a zamindar. Mr. Das says that I am a zamindar. ये आपका स्टेटस बढ़ा रहे हैं आपको जमींदार कह के। Well,
Mr. Das thinks of many things that are not real. I was a very petty zamindar, but I sold away my interests 5 or 6 years ago, for I saw what was coming. Today, I am independent, free, and dispassionate, a man having absolutely no interest in that question. I am safe and happy. But those poor zamindars who believe in the stability of the law of the land are today sadder, though wiser. Sir, in India, when we nationalized the Reserve Bank, the full market price was given, though at a time of depression. The question is, does zamindari property differ from other properties so as to receive this step-motherly treatment? There's nothing like a zamindar during the period of the Hindu kings. During the Muslim period, they were unconsciously created as a matter of administrative necessity. We all know the history. All I want is to limit the payment of minimum compensation to 12 times. Sir, in UP they desire to pay 8 times. I want to make it 12 times. यूपी की विधानसभा में जमींदारों को उनकी सालाना मालगुजारी का 8 गुना देकर उनकी जमीनों का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस राशि को और बढ़वाना चाह रहे थे श्री नजीरुद्दीन अहमद, पर कुछ का कहना था कि हम जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं जमींदारों को। सो बहस जारी रही। Sir, mention has been made of the UP legislation on the abolition of the Zamindari Bill. The UP Assembly stands committed to the principle of abolition of capitalism. As you see, the UP abolition of Zamindari Bill not only gives the Zamindar compensation, but also gives a rehabilitation grant. So it proves that it is not in a vindictive spirit that the house in the future may or will function, or the new order that is to be created will be pursued in any arbitrary way. Thank you. Sir, there is no question of expropriation of property. The question of nationalization or socialization really does not arise today. These are issues that have been raised to confuse the matter. श्रीमती रेणुका राय का तर्क था कि इस क्लॉज का जायदाद के राष्ट्रीयकरण या समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है। If someone thinks that the state is going to steal his property, then he is wrong. The government is here to protect you, not harass you in the name of nationalization. The government has laid down its economic policy. That policy does not include any nationalization or socialization, except in the case of the abolition of zamindari. जब श्रीमती रेणुका राय काफी देर बोल चुकी थीं, तो आखिर अध्यक्ष महोदय ने उन्हें टोक ही दिया। I hope you have finished now. I have just 1 or 2 more points, sir. More points or more words? More points, sir. Last of all, I appeal to this House and say, let us not accept something which posterity may point to and say that we were more interested and concerned in entrenching vested interests in the Constitution than all other rights. Let them not say that the right to property was the only fundamental right in which we showed most concern. As let us not forget that no other economic right is incorporated in fundamental rights. All others are directive principles, as pious hopes for the future. Thank you. Thank you. Next speaker, Begum एजाज रसूल। जनाब, मैं आपको इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि 7:15 बज चुके हैं और हम सब यहाँ पिछले 7 घंटों से बैठे हैं और अभी भी तमाम लोग इस अहम मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं। इसलिए क्या ये मुनासिब ना होगा कि हम इस हाउस के मशवरे से ये डिबेट मंडे तक के लिए मुलतवी कर दें? नो सर, हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि ये सब्जेक्ट आज ही ख़त्म कर लिया जाए। सर, बेचारे जमींदारों को भले पूरा मुआवजा हम ना दें, उन्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका तो हम दे ही सकते हैं ना। जी जनाब,
कम से कम उन्हें अपनी आखिरी हिचकियां तो ले लेने दीजिए। The House stands adjourned now till 9 o'clock Monday morning. सोमवार को भी वार जारी रहे। पहले वक्ता मैसूर के श्री एच सिद्धवीरप्पा ने एक संशोधन रखा कि प्रस्ताव में रैयतवारी का जिक्र भी होना चाहिए। Mr. President, sir, I am not unaware that the legislative enactments dealing with the abolition of zamindari in Madras and Bihar do not refer to the system of Rayatwari lands. In fact, the bill pending before the United Provinces Legislature also does not in any way affect the Rayatwari system. As you are aware, sir, under the Rayatwari system, the owner of the land himself is the cultivator. Either he personally cultivates or he cultivates with the help of an agricultural labor. There is no intermediary between him and the state. There is no man who gets an unearned income as under the zamindari system. As a matter of fact, a different set of land reform is required in the case of Rayatwari holdings. I am moving this amendment as a matter of caution and prudence. दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह का नजरिया जाहिर है पंडित नेहरू से बिल्कुल उल्टा था। हमें बड़ा धक्का लगा अध्यक्ष महोदय, जब हमें यह पता चला कि यह अमेंडमेंट किसी और ने नहीं बल्कि खुद हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी ने पेश किया और इसके पीछे श्री एन गोपाल स्वामी अयंगार, श्री अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, श्री के एम मुंशी और यूपी के प्रीमियर पंथ जी जैसे संवैधानिक और कानूनी दावपेच के माहिर लोगों ने पेश किया। मेरी समझ में एक बात नहीं आई अध्यक्ष महोदय कि कैसे इस तरह के जबरदस्ती जब्ती के कानून को संविधान में पास करवाना जायज हो सकता है, क्योंकि इस तरह के कानून को कभी कोई अदालत सही और न्यायोचित मान ही नहीं सकती। मैं यहां उपस्थित तमाम लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों को इस तरह के भेदभाव की नीति ठीक और सही लगती है? इज इट फेयर और जस्ट? मुझे इस बात का इल्म है अध्यक्ष महोदय कि कांग्रेस पार्टी ने जमींदारी उन्मूलन का बीड़ा उठाया है, पर उसी तरह कांग्रेस पार्टी ने यह भी तो वादा किया था कि वो जमीन के हर टुकड़े का बाकायदा उचित मुआवजा मुहैया करवाएगी। मैं इस प्रस्ताव के पेश करने वालों से एक इल्तिजा करना चाहूंगा कि वो इस सदन में कोई भी ऐसी हिमाकत ना करें जो उन उसूलों को ही तोड़ दे जिन पर कांग्रेस जैसी संस्था की बुनियाद खड़ी है। Mr. President, sir, in supporting Article 24 as moved by the Honorable Prime Minister, I crave the indulgence of the House to say a few words, as I have not always seen eye to eye with the Honorable Prime Minister. I might mention that I am a small proprietor who is vitally affected by the Madras legislation. But I felt that the clause, as moved by the Honorable Prime Minister, enabling the government to seek the certification of the President, will put an end to litigation. Though a lawyer by profession, I may claim I have never approached law in a legalistic spirit. Law, according to me, if it is to fulfill its larger purpose, must serve as an instrument of social progress. It must reflect the progressive and social tendencies of the age. Our ancestors never regarded the institution of property as an end in itself. Property exists for dharma. Dharma and the duty which the individual owes to the society form the whole basis of our social framework. The sole end of property is yagna and to serve a social purpose, an idea which forms the essential note of Mahatma Gandhi's life and teachings. In the fervent hope that the amendment will further social progress of the teeming millions of the agricultural population of this country,
I accord my wholehearted support to the proposition as put forward by the Honorable Prime Minister. जमींदारों की लॉबी के लोग अब तक सचमुच हिल चुके थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे आज सुबह यहां खड़े होते वक्त डर लग रहा है कि पता नहीं मेरे ख्यालात को यहां किस नजर से देखा जाएगा। श्रीमान, आप बिल्कुल मत घबराइए, डू नॉट वरी। पर मुझे पूरा विश्वास है, इस सदन की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता पर पूरा भरोसा है कि यह हाउस मुझे अपनी बात कहने का बेरोक टोक पूरा मौका देगा, भले ही पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन जैसे लोग कितना ही रोकें और टोकें। मैं तो सिर्फ इनका हौसला बढ़ा रहा था। आई वॉज जस्ट एनकरेजिंग द ऑनरेबल मेंबर सर। शुक्रिया महोदय, मैं पूरी तरह से मानता हूं कि उत्पादों के बनाने के सिलसिले में समाजवाद का आना क्रमिक विकास का एक जरूरी हिस्सा है। यह तो होना ही है। मेरा झगड़ा केवल उन लोगों से है जो इस एवोल्यूशन को रेवोल्यूशन से लाना चाहते हैं। फर्ज करिए आज आपने चंद जमींदारों को खत्म कर दिया, फिर क्या होगा? फिर भी ज्यादातर जमीन और दौलत कुछ ही लोगों के हाथ में रहेंगी। उन लोगों तक तो नहीं पहुंच जाएंगी जो हजारों बेचारे भूमिहीन हैं। महोदय, हमें सिर्फ ऐसे कानून बनाने और पास करने चाहिए जो सोसाइटी के हर तबके को सही, इंसाफ पसंद और बराबरी के लगें। मगर अगर अभी भी आपने मेरी न सुनी और अपनी ही मनमानी की, तो मैं यह सोचकर ही इत्मीनान कर लूंगा जो एक बार लॉर्ड बायरन ने कहा था। उन्होंने कहा था, मुझे इसी बात का संतोष है कि मेरे कातिल कोई और नहीं, मेरे अपने लोग हैं, मेरे अपने देशवासी हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत यूपी के प्रधानमंत्री थे और अपने प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव ला चुके थे, इसलिए सब उन्हें सुनने को बेताब थे। सर, राजा जगन्नाथ बख्श सिंह हमारी यूपी के जमींदारों के लीडर हैं और ये चाहते हैं कि जमींदारों को उनकी जमीन के बदले बाजार भाव से 15% ज्यादा दाम मिले। लालच बड़ी बुरी बला है और ये बला बड़ी मुश्किल से मरती है। और उससे बढ़कर ये हमें चीजों को सही नजरिए से देखने भी नहीं देती। बलमन साहब की बात तो जाने ही दीजिए। मैं लोगों को हमारी सभा के ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन की याद दिलाना चाहता हूं जो हमने यहां पहले ही दिन पास किया था। मैं उन्हें उसकी शुरुआत भी याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि लोग कभी कभी उन बुनियादी उसूलों को ही भूल जाते हैं जो कि आत्मा है हमारे संविधान की, जो आधार है हमारे संविधान बनाने का। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हमारे संविधान में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार लाए ही इसलिए जा रहे हैं कि हम संघ के सामाजिक उद्देश्यों को पूरा कर सकें। हमारे यहां यही कोई 20 लाख के करीब तथाकथित जमींदार लोग हैं, जिनमें से 19 लाख को हम उनकी सालाना मालगुजारी का 28 गुना पैसा उनकी भूमि के बदले दे चुके हैं। कौन कहेगा कि यह मुआवजा कम है? क्या यह बेइंसाफी है? क्या यह काफी नहीं है कि चाहे कोई अपनी जमीन से कितना कम क्यों ना कमाता हो, हमने उसकी भूमि का कम से कम 8 गुना तो पैसा उसे दिया ही है। आप में से जो लोग जमींदारी के इतिहास से वाकिफ हैं वो तो जानते ही होंगे कि जब अंग्रेज जमींदारी की व्यवस्था लेकर आए थे तो इन जमींदारों को इनकी पूरी कमाई का 10% से अधिक रखने की इजाजत नहीं थी और कभी कभी तो इनको अपनी जेब से पैसा अंग्रेजों को देना पड़ता था कि इनकी नंबरदारी चलती रहे। हाँ, जमींदारों ने जो बोया था वही आज काट रहे हैं। ये इन्हीं की करतूतों का फल है। अध्यक्ष जी, जमींदारी की बात करते समय हम उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जो आज चीन में हो रहा है, जो आज
बर्मा में हो रहा है। सो मेरी पूरे हाउस से अपील है कि ये आर्टिकल पास करते वक्त हम पूरे माहौल को ध्यान में रखें और अपनी नजर उन उद्देश्यों से ना हटने दें जिनको लेकर हम यहाँ अपना संविधान बनाने बैठे हैं। हवा का रुख किधर को है ये सबको पता था, पर फिर भी जमींदार और रियासतों, रजवाड़ों, ठिकानों वालों ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो इस कोशिश में लगे थे कि जितना फायदा भी मिल सके उतना ही सही। बेगम एजाज रसूल खड़ी हुई एक इमोशनल अपील के साथ। कुछ लोग ये ज़रूर समझेंगे कि मैं इस तरह का बयान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इसका मुझ पर सीधा असर होने वाला है। जनाब, मेरी आवाज़ कितनी भी बेअसर और कमज़ोर क्यों ना हो, लेकिन मैं सैकड़ों हज़ारों लोगों के जज्बात की तायीद कर रही हूँ। हिंदुस्तान के कई अदद अखबारों ने भी इसके हक में अपनी राय जाहिर की है। यूपी में ज़मींदारी बिल के मातहत तकरीबन 1 करोड़ लोगों की आमदनी पे बुरा असर होगा और जो मुआवजे की तजवीज़ पेश की जा रही है उससे तो 2 जून की रोटी भी मैसर नहीं होने वाली। क्या यूपी के वजीर आज़म ने इस बारे में सोचा भी है कि इन बेचारों का क्या हश्र होने वाला है? बिना किसी जरिया माश के इन्हें दर बदर भटकने के लिए बेदखल किया जा रहा है। क्या आप क्या कह रही हैं बेगम साहिबा? जमींदारी तो वैसे ही खत्म होने वाली है। I warn the Premier of UP that by depriving the zamindars of their source of livelihood without making any proper provision for them, he is creating problems for himself, which it may be difficult for him to cope with. माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, क्या आप श्रीमान पंत को धमकी दे रही हैं? Are you daring प्रीमियर पंत? ऑर्डर, ऑर्डर। और इसी के साथ अध्यक्ष महोदय ने आखिरी वक्ता को बुलाया। मौलाना हसरत मोहानी। जनाब सदर साहब। मौलाना साहब, I wish to remind you that we are closing in half an hour's time. अत्सरे नो, मैं अपनी बात साफ कर दूं कि मैं पंडित पंत जी के पूरे ढंग और ढर्रे के ही खिलाफ हूं जो इन्होंने जमींदारी खत्म करने के ढोंग के तौर पर किया है। ढोंग से क्या मतलब है आपका? ढोंग लफ्ज का इस्तेमाल मैं यहाँ जानबूझकर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे शातिर सियासतदां दोस्त पंजी ये तो अच्छी तरह से समझ ही चुके होंगे कि उनके इस कदम से ज़मींदारी ख़त्म नहीं होगी बल्कि हमेशा के लिए अपने पैर और कस के जमा लेगी। इनका कहना है कि अगर बटाईदारों ने 10 गुना किराया दिया तो ये उन्हें भूमिदार बना देंगे। मैं कहता हूँ कोई भी इन लफ्ज़ों के हेर फेर से बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। आखिर इसका मतलब ही क्या हुआ? फ़र्क ही क्या है भूमिदार और ज़मींदार में? ज़मीन फ़ारसी का लफ्ज़ है और भूमि संस्कृत का शब्द, और पंडित जी एक को हटाकर दूसरे को ला रहे हैं बस। ये और कुछ नहीं, लफ्ज़ों का खेल है, लफ्फ़ाजी है। ये भूमिदार और कोई नहीं, कल के ज़मींदार ही होंगे और चंद ज़मींदारों के बदले हम बहुत से भूमिदारों को खड़ा कर देंगे बस। Sir, the question may be put now. Closure has been moved. I am going to put the question of closure to the House. The question is, मौलाना हसरत मोहानी की सारी कोशिशों के बावजूद प्रस्ताव तो पास हो गया और फिर खड़े हुए पंडित नेहरू और श्री के.एम. मुंशी अंतिम संभाषण के लिए। the next speaker is Pandit Jawaharlal Nehru. If you will permit, sir, my honorable colleague, Mr. Munshi, would reply. अध्यक्ष महोदय, सर, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के शानदार बयान, साथ में मेरे मित्र श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और यूपी के प्रीमियर पंडित पंत जी के ओजस्वी भाषणों के बाद मेरे कहने को कुछ खास बचता नहीं है। किंतु सर, मैं ये नहीं चाहता कि इस सभा की यह बहस यूपी के प्रीमियर पंत जी और यूपी के जमींदारों के बीच की तू मैं बनकर रह जाए।
जैसा कि एक समय लगने लगा था। आपको आज पूरे देश को एक संपूर्णता के साथ देखना होगा। ना तो मैं इस बहसा बहसी की तरफ ध्यान देना चाहता हूं, ना मुझे जमींदारी की उत्पत्ति के बारे में कुछ सुनना है। मैं केवल इस तरफ ध्यान देना चाहता हूं कि मद्रास, बिहार और यूपी के 3 बिल आज उदाहरण के रूप में देश के सामने हैं और इन पर अमल होना भी शुरू हो चुका है। और हमारी किसान जनता इस संविधान के लागू होने के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित रह जाए, यह हम नहीं होने देंगे। इन 3 लेजिस्लेशंस, इन 3 प्रस्तावों के अंतर्गत 7 करोड़ 40 लाख एकड़ जमीन आती है। फिर इसका असर 7 करोड़ 20 लाख किसानों और काश्तकारों के जीवन पर भी पड़ा है। और अब हम इतने लोगों का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते, वो भी सिर्फ कोई 5,500 जमींदारों के लाभ के लिए। May I know how you have calculated this figure, sir? मुझे ये आंकड़े मंत्रियों से मिले हैं। हां, अगर उन्होंने मुझे गलत आंकड़े दिए हैं तो मैं भी गलत हो सकता हूं। May I inform the honorable member that in UP alone there are 22 lakhs of people directly affected besides their dependents. मेरे पास यूपी के आंकड़े भी मौजूद हैं। वहां सिर्फ 10,000 के करीब जमींदार ऐसे हैं जिन्हें उनकी सालाना आमदनी के 13 गुना से थोड़ा कम पैसा प्राप्त हुआ है। ये आंकड़े मुझे पंडित पंत जी से मिले हैं और कोई कारण नहीं है कि इन पर अविश्वास किया जाए। पर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ऐसे जमींदारों की संख्या 10,000 नहीं 30,000 है, तो भी क्या इसका मुकाबला आप 7 करोड़ 20 लाख किसानों की जिंदगी से कर सकते हैं? क्या आप चाहेंगे कि इस देश में गदर बच जाए, किसान क्रांति को उड़ जाए, वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ हजार लोग अपनी आयात करते रह सके, जैसा कि वो सदियों से करते आ रहे हैं? What about the individual loss? सर, मैं इस मुद्दे को किसी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से नहीं देख रहा हूं। मेरे ऐसे बहुतेरे मित्र हैं जो कल तक 5,000 रुपया महीना की आमदनी कमा रहे थे और आज उन्हें सिर्फ 500 से काम चलाना पड़ रहा है। किंतु फिर भी हम इस जमींदारी उन्मूलन के संवैधानिक प्रस्ताव को किसी व्यक्तिवादी या व्यक्तिगत नजरिए से नहीं देख सकते। आज जो हमने यहां किया है वो एक राष्ट्रीय और सामाजिक क्रांति है और अब हम पीछे की ओर नहीं पलट सकते। But how is the state? मैं चाहता हूं कि आप मेरे बोलते समय टोका टाकी ना करें और मैं आपको यह भी साफ बता देना चाहता हूं कि हम जो प्रस्तावित कर रहे हैं वो सारे पक्षों के लिए एक बेहतरीन और सबसे न्याय संगत समझौते का रास्ता है, जिस पर तमाम बहस और विचार के बाद हम पहुंच चुके हैं। और ये सदन जितनी जल्दी इसे स्वीकार कर लेगा उतना ही शुभ और सुंदर होगा। जमीन का मसला इतना लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ था कि संविधान सभा के संसद में तब्दील होने के कुछ महीनों बाद ही नए गणराज्य की संसद को जमीन के सवाल पर ही पहला अमेंडमेंट लाना पड़ा। 16 मई 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह प्रस्ताव सामने रखा। Now I shall proceed with the other article, the important one, namely Article 31. This article deals with the abolition of the zamindari system, with land laws and agrarian reform. I am not a zamindar, nor am I a tenant. I am an outsider. But the whole length of my public life has been intimately connected with agrarian agitation. And if there is one thing to which we as a party have been committed in the past generation, it is agrarian reforms and the abolition of the zamindari system. With compensation, sir. With adequate and proper compensation. Not too much. Adequate is quite enough, sir. Thank you.
We do not allow anyone to suffer, but inevitably, in big social changes, unfortunately, some people have to suffer. Somehow we have found that this magnificent constitution that we have framed was kidnapped and purloined by the lawyers. It is a paradise for them. I do not grudge anyone entering paradise. What I do object to is the shutting of the door and preventing others from coming in. The other day, I was reading an article about India by an eminent American. The author finished off by saying that India has very difficult problems to face. But the most acute can be put in 5 words: land, water, babies, cows, and capital. No lawyers there. I am not going to say anything about babies and cows, important as they are, nor anything about capital. Now, we come back to the land and water issue. Water is connected with the land that we want to improve, and we have big river valley schemes, wells, and all that. Finally, we come back to the land, which is the most important of all. And if we do not make proper arrangements for the land, all our other schemes, whether they are about growing more food or anything else, may fail. Therefore, something in the shape of this amendment that I have suggested becomes necessary. प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव का विरोध करने खड़े हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कुछ ही महीनों में जनसंघ की नींव रखने वाले थे. What is the change that is being proposed? The Prime Minister talked very feelingly about his great desire to introduce land reforms. As he rightly pointed out, the declaration was that zamindari would be abolished, for which fair compensation would be paid. In any case, the Congress stood for the abolition of zamindari on payment of fair compensation. Equitable compensation, sir. Equitable compensation. What has happened since then? That there has been delay is not the fault of the Constitution. There is only one party ruling India today. All the governments are under control of a centrally organized party. Why has not the center sat down and given some sort of formula saying, this is the formula that every state should adopt in effecting land reforms, with minor changes as local conditions may necessitate? Therefore, I would very earnestly suggest that a situation has not yet come when any change in Article 31 is called for. If you tried it and failed, then I would understand your anxiety to change the Constitution. But merely in haste, you come and say, I cannot achieve something quickly. I cannot wait for the fulfillment of the provisions of the Constitution. Let us get hold of all legislative enactments and deem them as legally passed. Would you please let me know whether the will of Parliament is supreme or not? Since the will of Parliament is supreme, I am appealing to the sober will of Parliament not to do something that is dangerous. Some of us would doubt whether the honorable member really means what he says. The Honorable Prime Minister apparently thinks he is standing before a mirror and thinks everybody is like himself. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पंडित नेहरू से मतांतर राजनैतिक और सैद्धांतिक था, पर बहुत से जमींदारों के लिए तो ये जीने मरने का प्रश्न था.
दरभंगा के राजा कामेश्वर सिंह भी उन्हीं में से एक थे और किसी भी तरह के लैंड रिफॉर्म के सख्त खिलाफ थे। बल्कि उस दिन तो वो उस संसद के भी खिलाफ हो गए जिसके वो खुद सदस्य थे। This parliament again is a provisional one, and it cannot be said to be reflecting the will of the people. It is highly improper to make fundamental changes in the constitution without making any reference to public opinion. The Prime Minister, I am constrained to say, is creating a very bad precedent by sowing the seed of executive despotism and playing with the supremacy of the constitution for party advantage. वामपंथी किसान नेता श्री MP मिश्रा ने कामेश्वर सिंह जैसे जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया। श्रीमान जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हैं। यदि देश की इच्छा, आकांक्षा और विचारों का प्रतिनिधित्व कोई कर सकता है तो वो यही व्यक्ति है। कई हाई कोर्ट्स ने जमींदारी एबोलिशन एक्ट को गैर कानूनी घोषित किया है। बिहार प्रांत में तो जमींदारी को ही कानूनी तौर पर गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। मुझे हैरानी होती है कि अब भी कुछ लोग चाहते हैं कि आज इस प्रश्न पर जनमत कराया जाए कि जमींदारी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उन्हें शायद याद नहीं कि क्यों तेलंगाना के 12 किसानों के प्राणदंड की सजा को माननीय राष्ट्रपति महोदय ने आजन्म कारावास में बदल दिया था। उस प्रदेश के किसान जमींदारों के आतंक से त्रस्त हो गए थे, उनके जुल्मों से पागल हो गए थे, जिसलिए आज श्री विनोबा भावे उनको शांत करने के लिए वहां घूम रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए हुआ कि वहां के जमींदारों ने किसानों की हड्डियों तक को चूस लिया था, और अब भी आप चाहते हैं कि जनमत संग्रह कराया जाए। जमींदार ये सोचते थे कि दिल्ली उन्हें बचा लेगी। दिल्ली तो क्या, दुनिया की तमाम राजधानियां आपको नहीं बचा सकती, दुनिया के तमाम शासक आपको नहीं बचा सकते, क्योंकि आधी दुनिया लाल रंग में रंग चुकी है और बाकी की बची दुनिया में भी यही हवा तेजी के साथ फैल रही है। क्या अब भी सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता है? सीरियस सी बात है। ये जज, ये जुडिशरी आखिर किसका क्रिएशन है? अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, अच्छे अच्छे जजेस को हटाकर अपनी पसंद की जजेस की नियुक्ति कर दी। हम ये तरीका अख्तियार नहीं करना चाहते और इसीलिए इस विधान में संशोधन लाना चाहते हैं। उस दिन भी फर्स्ट अमेंडमेंट को सबको समझाने और उसे सदन के तूफानी थपेड़ों से बचाकर किनारे लगाने का काम किया डॉक्टर अंबेडकर ने। Now I come to clause 4 of the bill. This clause introduces a new article, 31A. What this article does is to permit a state to acquire what are called estates. Secondly, it says that when legislation is undertaken to acquire estates, nothing in the fundamental rights shall affect such a legislation. I am emphasizing the word estate. The new article does not apply the acquisition of land. It applies to the acquisition of estates in land, which is a very different thing. I would have very much liked if the state had acquired all these properties and kept the land to create collective farming and cooperative farming. We have a large number of landless laborers in this country.
But when you make these laws, making the tiller of the soil the owner of it, what provision can you make for the welfare of these landless laborers? If you want the betterment of agriculture, I'm convinced the intermediaries must be liquidated. The original article exempted compensation for the acquisition of zamindari rights. We are now dealing with exemption of discrimination. I do not see why Article 31 should now continue to operate when there is a law for the purpose of acquiring these estates. वक्त के साथ जमीन जायदाद की मिल्कियत को बुनियादी हकों से खारिज कर दिया गया। इसके बाद भी भूमि और संपत्ति के कानूनों में कई बदलाव हुए हैं और हो रहे हैं और शायद फिर होंगे। जैसे 2013 में भूमि अधिग्रहण के लिए 80% गांव वालों की इजाज़त लेना लाजमी कर दिया गया है। इस दास्तान ज़मीन और जायदाद का अंत कब और कहां होगा, इसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या।